मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां तक मैं आशा कर पाता हूं। एक एग्जामिनेशन यूपी में बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है शिक्षक भर्ती में। हम बात करेंगे उस एग्जामिनेशन की, टेट और सुपर टेट की, साथ साथ में सी टेट की भी। तो आज हम लोगों के सामने आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से टेट, सुपर टेट और सी टेट में अपने 2 अंकों को आप फिक्स करिए। टेट 2018 में भी बहुत ही अच्छा प्रश्न इस टॉपिक से आया था और सुपर टेट 2019 में भी अच्छे प्रश्न बने हुए थे। तो आप सभी को आज मैं विशेषकर नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक की जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी प्रक्रियाएं क्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक ठाक बनते हैं और एक सीरीज में क्वेश्चंस बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की मैं आज आपके साथ चर्चाएं करूंगा। तो आइए मिलकर आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक से एक अच्छा स्कोर गेन किया जाए और इस टॉपिक से हमारे 2 नंबर, 2 क्वेश्चंस फिक्स किए जाए। तो मिलते हैं क्लासेस में, देखते हैं कि किस तरह से ऐसे टॉपिक को हैंडल किया जाए। उस टॉपिक का नाम है, ध्यान से समझिएगा, कहा जाता है, आप इसे कहें तो कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जिसे आप प्राइम नंबर के नाम से जानते हो। अभाज्य संख्या जिसे आप प्राइम नंबर के नाम से जानते हो, इसका एक नाम और भी है जिसे हम रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर के साथ साथ हम इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। प्राइम नंबर तो हम जानेंगे ही, है ना। इसे एक और नाम, जिस नाम की अगर मैं चर्चा करूं, वो होती है रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या। तो प्राइम नंबर आखिरकार होता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके 2 ही फैक्टर हों, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 ही फैक्टर हों, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर कहते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप सबको, ना। ऐसी संख्याएं, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, ऐसी संख्या जिसके जिसके 2 ही फैक्टर हों, 2 ही गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड संभव हो, है ना। मतलब आपसे ये कहना है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड न हो, मात्र 2 ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी बातें हम करेंगे, लेकिन जिस टॉपिक से हम रिलेटेड बात करेंगे आज, उसमें प्राइम नंबर का यूज है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्राइम नंबर कौन होता है। तो देखिए, सबसे अगर बात किया जाए, ऐसी संख्या है जिसके 2 ही फैक्टर हों, उसे हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो 2 फैक्टर वाली संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये दिमाग में हमेशा बना के चलिएगा आप, कभी भी गलतियां नहीं हो। एक और पॉइंट आपको यहां जानना है, और वो क्या होता है, ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास एक पॉइंट बनता है जिसे हम कहते हैं सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, वह 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, तो वो जानते हैं, वह 2 होती है। 2 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 2 केवल छोटी अभाज्य संख्या ही नहीं होती, एकमात्र, ये ध्यान रखिएगा,
एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपके दिमाग में चलना चाहिए, और यहां से भी क्वेश्चन बना है ना। सबसे छोटी या पहली, ये भी कह सकते हैं आप, आपसे कहा जाता है सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी या पहली, ध्यान रखिएगा, पहली विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी या पहली विषम अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई पहली विषम अभाज्य संख्या जो होती है वह 3 होती है। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन होती है? तो 3 होती है। 3 को हम लोग सबसे छोटी भी मानते हैं। 3 के अलावा कोई विषम संख्या जो है वह क्या कहते हैं, 3 से छोटा कोई विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। ये आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो सबसे छोटी या पहली विषम अभाज्य संख्या कौन होती है? 3। इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम विषम अभाज्य संख्या तो कौन होती है? 3। तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या के रूप में भी हम 3 लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में भी हम 3 को लेके चलेंगे। एक और बात आप सबके दिमाग में होना चाहिए, आपके जेहन में होना चाहिए, वो ये है, सबके दिमाग में चल रहा होगा 1। देखिए 1 की अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा बात समझ देंगे, यहाँ पे ये चीजें आपके पास होनी चाहिए और आसानी से होनी चाहिए। एक और बात आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई, 1 एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का फैक्टर पॉसिबल नहीं है, 1 का फैक्टर पॉसिबल नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखेंगे, अपने माइंड में मेकअप रखेंगे, याद रखेंगे। 1 न तो अभाज्य संख्या है, 1 न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या, न ही भाज्य संख्या। ठीक है, तो इतनी बातें अभी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब मैं टॉपिक को रिलेट कर लूंगा, टॉपिक की चीजें हैंडल कर लूंगा, तो फिर से मैं प्राइम नंबर पे आऊंगा। लेकिन अभी तक जो चीजें हमें पढ़नी है उसके लिए इतनी चीजें पर्याप्त है। केवल आप जानिए अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या से रिलेटेड बात को करिए, अभाज्य संख्या में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, सबसे छोटी पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। और ये बात भी आपको जाननी है और हमने यहाँ पे आपको शेयर कर लिया, आपसे चर्चाएं कर ली। अब मैं चलूंगा उस वैरायटी की तरफ, और वो जो वैरायटी खत्म हो जाएगा तो तुरंत मैं फिर से प्राइम नंबर की तरफ एंट्री कर जाऊंगा, प्राइम नंबर के बारे में चर्चाएं आपसे स्टार्ट कर लूंगा। ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले उन क्वेश्चनों को करने के लिए प्राइम नंबर की कुछ बेसिक बातें जाननी जरूरी होती है। हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स, है ना, गुणनखंड। हम लोग को पढ़ना है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब आपको जानना है गुणनखंड, फैक्टर्स जानना है। और फैक्टर्स जानने के पहले हमें ये बातें करनी थी। ये मत समझिएगा अभी प्राइम नंबर के कुछ डेटा लिखवाने हैं मुझे, मैं लिखवाऊंगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं एट लास्ट क्लासेस के चर्चाएं करूंगा पूरी प्राइम नंबर की। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो पहले मैं डिस्कशन कर लिया और आगे मैं चर्चाएं आप सबके साथ करूंगा। तो आइए जानना चाहते हैं आपके साथ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर आपसे नॉर्मली बात करूं, फैक्टर्स या कुछ जगहों पे कहा जाता है इसे, जैसे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए 24 के सभी, है ना, गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, या बहुत जगहों पे गुणनखंड ना पूछ के पूछता है 24 के सभी भाजकों की संख्या, 24 के सभी भाजकों की संख्या। आपसे और हमसे प्रश्न बनता है सभी भाजकों की संख्या, ठीक है।
तमाम तरह के प्रश्न यहां बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमसे प्रश्न जानते हैं क्या क्या बनते हैं, सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहां पे लगभग मैं आपसे चर्चा करूं तो यहां पे कितने प्रश्न बनते हैं, इस सेक्शन से मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। जानते हैं एक प्रश्न बनता है आप सभी को भाजकों की संख्या, है ना। यहां पे प्रश्न बनता है भाजकों की संख्या। एक प्रश्न बनता है मेरे भाई समभाजक की संख्या। एक प्रश्न बनता है क्या, समभाजक की संख्या। एक प्रश्न बनता है आपका विषमभाजक की संख्या। एक प्रश्न बनता है आपका विषमभाजक की संख्या। ध्यान दीजिएगा, आपका 3 प्रश्न ये बन गया, है ना। एक बनता है आपका कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। एक प्रश्न आपका बनता है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए एक प्रश्न ये, 2 3 4 5 प्रश्न बना। अभी तक तो 5 प्रश्न देखा, अभी और प्रश्न बनते हैं। आपसे कहा जाता है भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल। तो अभी तक हमने 6 प्रश्न दिखाए, इसके अलावा भी प्रश्न बनता है विषम भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, मतलब अभी 2 प्रश्न और आएंगे, है ना। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपके लिए, अगर टेट सुपर टेट में देखा जाए तो ये 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 6 प्रश्न 90% आपके एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। 2 प्रश्नों की और चर्चा करता हूं मैं। एक होता है समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, और एक होता है भाजकों का गुणनफल। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अदर एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं और यहां भी हो सकता है इन फ्यूचर पूछा जाए, इसीलिए उन तीनों भी प्रश्नों की हम चर्चाएं करेंगे। हम एक एक बात को समझेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे 24 के भाजकों की संख्या क्या होती है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें आपसे कि ठीक है भैया 24 के भाजक, अगर टेक्निकली देखें तो 24 के ऐसे भाजक देखा जाए नॉर्मली, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ठीक है भाई ये बताओ 24 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। 24 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो 24 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, तो हम लोग यही कहेंगे कि भैया 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। 24 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, तो ध्यान दे दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 अगर आपके पास दिख रहा है तो लॉजिकली देखिए और आसानी से देखिए 24 कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, तो इसके लिए 8 है। लेकिन अगर आपको एग्जाम हॉल में करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप 24 का पहली शर्त ये होती है, जिस भी संख्या को फॉलो करना होता है, जिस भी संख्या की वैल्यू निकालनी होती है, पहली शर्त ये होती है कि उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करिए। उस संख्या का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। जैसे 24 है, 24 को 2 से कटाएंगे आपके पास 12 आएगा, 2 से कटाएंगे 6 आएगा, 2 से कटाएंगे 3 आएगा, 2 से नहीं कटाएंगे 3 से कटाएंगे 1 आएगा। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे ही आपने 24 का अभाज्य गुणनखंड किया, ये मेरे भाई बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। 2 की पावर 3 इंटू 3, 24 बना आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 3। अब आपने इसका अभाज्य गुणनखंड तो कर दिया। जैसे ही आपने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, आपके पास डेटा मिल गया। अब देखिए आपसे कौन कौन से प्रश्न की चर्चा हमें करनी है। अगर मैंने कहा आपसे कि ठीक है भाई भाजक की संख्या क्या होगी, अभी मैं 3 प्रश्न की चर्चा करता हूं और कहता हूं आपसे कि ठीक है भैया भाजक की संख्या यहां क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर यहां पे जो भाजक की संख्या होगी ना, आप देखिए ये 3 बैठा है, इसमें आप 1 बढ़ा दीजिए,
क्या कर दीजिए 3 1 4। जो घात पे 3 बैठा है आप उसमें 1 बढ़ा दीजिए, कितना बन गया 4। और इस घात में क्या बैठा है, यहां पे अगर कोई घात नहीं है, यहां पे अगर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक पावर है, एक पावर है। अगर किसी संख्या की घात कोई संख्या नहीं होती है तो हम घात के रूप में एक मान के चलते हैं, अर्थात यहां पे एक है तो इस एक में भी एक बढ़ा दीजिए और आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 1 कितना हो गया 4 और इंटू 2, 4 दूनी का 8, 4 इंटू 2 आपके पास क्या हो गया 8। तो अगर आपको भाजकों की संख्या ऐसे भी देखा था आपने तो कितना आया था आपके पास 8 ही आया था, कितना आया था 8 आया था। तो अगर भाजकों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहली शर्त आपकी ये होगी कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहली शर्त आपके पास क्या होनी चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम क्या करते हैं, संख्या का अभाज्य अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। पहली शर्त अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहली शर्त आपके साथ यही रहेगी कि आप और हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और हमने यही बात की कि संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड किया और हमारे पास आया क्या, जो भी हमने पीछे देखा था 24 का अभाज्य गुणनखंड बना था 2 की पावर 3 इंटू 3। तो पहली शर्त अभाज्य गुणनखंड। और भाजक की संख्या अगर आपको और हमको निकालनी है तो हम सीधे कहते हैं भाजक की संख्या। क्या कहते हैं, भाजक की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे भाई ये पॉइंट होता है घात, ध्यान दीजिएगा, घात प्लस 1। घात में हम 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारे पास भाजक की संख्या निकल आती है। पहली शर्त भाजक की संख्या निकालने का घात प्लस 1। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा और प्रश्न है जिस प्रश्न की मैं चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे प्रश्न कहा 60 दे दिया और प्रश्न हमारे पास आया इस 60 का रिलेट करके। पहला प्रश्न आपके लिए आ गया इस 60 का कि भाजक की संख्या निकालिए, है ना। प्रश्न आया आपको 60 का कि सभी भाजक की संख्या निकालिए या कुल भाजक की संख्या निकालिए। क्या निकालिए, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। आपसे प्रश्न आ गया कुल भाजकों की संख्या, ठीक है। प्रश्न क्या आया, कुल भाजकों की संख्या। तो मेरे भाई अगर कुल भाजक की संख्या निकालनी है तो सबसे बेटर कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कहूंगा इस 60 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 60 का क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपके साथ वर्क कर रहा हूं, यहां पे मैं रफ वर्क कर देता हूं। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने किया है तो क्या करेंगे, आप कहोगे ना कि सर 2 से कटाइए, 2 से कटाइए। हमने कहा चलो भाई हम 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाते हैं तो कितना मिलता है 30। फिर आप कहोगे सर 2 से कटाइए 15। क्या मिला आपके लिए, आपके लिए मिला क्या 15। फिर मैं कहूंगा आपसे कि चलो भैया 3 से कटा दो। तो 3 से कटाऊंगा तो क्या आएगा 5। मैंने 5 से कटा दिया तो मेरे पास क्या आ गया 1। कितना आ गया 1। तो ध्यान दीजिएगा हमने जब 5 से कटाया तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सा है, कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है। तो आपने इस 60 के लिए लिखा क्या, देखिए 2 की संख्या कितनी बार है तो 2 बार। तो हमने लिखा 2 की पावर 2, 3 एक बार है और 5 एक बार है। हमने 2 की पावर 2 लिखा, इंटू 3 लिखा, इंटू 5 लिखा। कुछ नहीं करना है, भाजक की संख्या निकालनी है। क्या आपको और हमको करना है कि हम भाजक की संख्या निकालें। किसकी संख्या, भाजक की संख्या। अगर हम भाजक की संख्या लेके चलते हैं कि चलो भैया भाजक की संख्या हमारी क्या होगी और हमें इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, प्राइम नंबर्स की संख्या क्या होगी, भाजक की संख्या क्या होगी, सॉरी प्राइम नंबर नहीं भाजक की संख्या क्या होगी। तो आपसे फिर मैं कहूंगा, आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा यहां पे कौन बैठा है 2 बैठा है, 1 बढ़ा दीजिए, कितना कर दीजिए 3।
मेरे भाई यहां क्या बैठा है, यहां अगर कुछ नहीं बैठा है तो एक दिखाई दे रहा है, यहां भी एक, तो इसे एक बढ़ा के दो कर दीजिए, इसमें भी एक बढ़ा के क्या कर दीजिए, दो। आपके पास लॉजिकली काम हो गया, और वो क्या हो गया, आसानी से देखिए, 3 दूनी का 6, दूनी का 12, तो ये हो गए आपके पास भाजकों की संख्या। आपके पास क्या मिल गए, भाजकों की संख्या। तो 60 के कुल भाजक कितने मिल गए, 12। कुल भाजक कितने मिल गए, 12। अब एक और पॉइंट बनता है जिसकी चर्चा आपकी और हमारी होनी चाहिए। जैसे आपने तो कुल भाजक देख लिया, देखिए 2 है, घात 2 था तो एक बढ़ा के कितना कर दिया, 3। घात 1 था तो बढ़ा के कितना कर दिया, 2। घात 1 था तो बढ़ा के कितना कर दिया, 2। अब एक और पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है विषम भाजक। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे कि एक और प्रश्न बनता है, और उस प्रश्न की बात करूं विषम भाजक की संख्या, तो मेरे भाई अगर विषम भाजक की संख्या लेना चाहते हैं हम लोग, विषम भाजक की संख्या हमें निकालनी है, तो हम कैसे विषम भाजक की संख्या को निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, अगर आप बेसिक पॉइंट पे आएंगे, बेसिक लॉजिक पे आएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ समय लेना चाहूंगा कि ये जो 60 है वो है क्या। तो मेरे भाई 60 किन संख्याओं से पूरा का पूरा कटेगा, तो लॉजिक को समझना है, 60 किन संख्याओं से पूरा का पूरा कटेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो 60 भाई कटेगा किससे, तो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, है ना, 10 से, 12 से, 15 से, 30 से, 60 से। 60 इन सभी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। तो अगर आपने प्राइम नंबर देखा, सॉरी भाजकों की संख्या देखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और देखिए कुछ छूट रहा है क्या, है ना। तो देखिए आपने, हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके लिए लॉजिकली क्या है भाई, 60 को कटाना है, और आपने उसको कैसे हैंडल किया आप पे डिपेंड करता है। 1 से कटा दिया कटेगा, 2 से 60 कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 6 से। एक और पॉइंट हमने यहां पे छोड़ा है, 20 से कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 12। टोटल कितने हो गए, 12। 11 दिख रहा था, एक 20 बढ़ गया 12, तो टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो आप कहोगे कि 1 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 15 है। देखिए विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 60 को विभाजित करने वाले विषम भाजक कितने हैं, तो 60 को विभाजित करने वाले विषम भाजकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 60 को विभाजित करने वाले विषम भाजकों की संख्या ऐसे तो 4 है, लेकिन टेक्निकली कैसे निकालेंगे, जल्दी कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कैसे निकालेंगे। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको विषम भाजक की संख्या निकालनी है, तो आप केवल विषम संख्या को ढूंढो। तो देखो विषम संख्या जो है आपके लिए यहां पे, इसकी पावर कितना है, 1। इसे आप 1 बढ़ा दो, इसे आप 1 बढ़ा दो, 1 + 1, ठीक है। उसी तरह इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, 1, क्योंकि इसमें दो विषम संख्या है, एक 3 एक 5। तो 3 की पावर कितना है, 1। 5 की पावर कितना है, 1। तो आप कुछ मत करो, उसमें भी 1 बढ़ा दो, 1 + 1। तो देखिए 2 × 2 आपके पास कितना आ गया, 4। तो अगर आपसे पूछा गया कि विषम भाजक की संख्या क्या होगी, तो आपने कितना निकाल लिया, 4। आपने कितना निकाल लिया, 4। तो अगर आपको विषम भाजक भी निकालना हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी हैं इस बात को समझे कि विषम भाजक अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे विषम भाजक निकालोगे। तो ध्यान देना, विषम भाजक के लिए आपको करना क्या है, आपको यही करना है, विषम संख्या की घात, विषम संख्या की घात +1, ये मेरे भाई होता है विषम भाजक, है ना। तो दो प्रश्न आपने सीखा, कुल भाजक और एक सीखा विषम भाजक। एक सीखा कुल भाजक और एक सीखा क्या, विषम भाजक। कुल भाजक के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, जिस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम करते क्या है, उसके बाद हमारा तरीका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड हमने किया,
अभाज्य गुणनखंड किया। इसके बाद टोटल भाजक निकालने के लिए जो घात में नंबर्स होते हैं उन नंबर को एक एक बढ़ जाते हैं और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। विषम भाजक निकालने के लिए, विषम भाजक निकालने का तरीका यह होता है कि हम केवल विषम संख्याओं को टारगेट करते हैं और उनकी घात में एक एक जोड़ के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक और प्रश्न यहां पे रन करता है और वो होता है आपके लिए और हमारे लिए समभाजकों की संख्या। क्या होता है? समभाजकों की संख्या। तो भाई आपको जानना है कि ठीक है सर, समभाजक की संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई समभाजक के दो तरीके लोगों के द्वारा बताए जाते हैं, स्टूडेंटों के द्वारा जाने जाते हैं। एक तरीका हमारा होता है समभाजक का, हमसे कहा जाता है कि एक काम करिए, कुल भाजक आपको मालूम है ना, और कुल भाजक में से आप विषम भाजक को घटा दीजिए। कुल भाजक में से आप विषम भाजक को घटा दीजिए तो आपको समभाजक की संख्या निकल आएगी। कुल भाजक में से आप विषम भाजक को घटा दीजिए तो आपको समभाजक की संख्या पता चल जाएगी। देखिए ध्यान से, कुल भाजक में से अगर हम विषम भाजक को घटा देते हैं तो हमें संख्या पता चल जाएगी, ऐसा हमें बताया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में देखा जाए तो आपके पास, अगर मैं 60 के पास हूं तो यहां पे जो कुल भाजकों की संख्या है भाई, जो कुल भाजक की बात आपसे और हमसे की जा रही है वह कितनी है? तो 12 है। कुल भाजक की संख्या हमारे पास कितनी है? 12 है। कुल भाजक की संख्या हम देख रहे हैं 12 और विषम भाजक की संख्या कितनी देख रहे हैं? 4। विषम भाजक की संख्या 4। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं आप सभी विद्यार्थियों से कि ठीक है, जब अच्छी बात है। तो कुल भाजक है 12, कितना है? 12। 12 में से 4 घटा दो, समभाजक कितना हो जाएगा? 8। लेकिन मेरा जो रूल होता है, मेरा कहने का तरीका होता है कि नहीं भाई, इतना इस तरीके से मत करिए। अगर प्रश्न जैसे यूपी टेट 2018 में प्रश्न बना था, आगे मैं सॉल्व कराऊंगा कि 100 के समभाजकों की संख्या, तो डायरेक्ट प्रश्न अगर आएगा तो उसके लिए हम कुल भाजक और विषम भाजक बैठ के नहीं निकालेंगे, हम उसे डायरेक्ट ही बनाने की प्रक्रिया को करेंगे। जैसे मेरी बात को समझिए, आपसे पूछा जाए समभाजक की संख्या, है ना, समभाजक, जैसे प्रश्न आ गया यही 60 के समभाजकों की संख्या। अभी छोटे पॉइंट के प्रश्न से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 60 के समभाजकों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 60 के समभाजक की संख्या आपसे और हमसे पूछ ले, है ना, क्या पूछ ले कि 60 के समभाजक की संख्या क्या होगी, तो मेरा रोल ये होता है कि मैं इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, मैं इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड करूं। तो 60 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है क्या? तो समभाजक। क्या निकालना है? तो समभाजक। ध्यान दीजिएगा, समभाजक। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप देखो, इसकी विषम की घात कितना है? 1। इस विषम की घात कितना है? 1। तो मेरा रोल ये होता है, ये 1 है ना, इसे आप 2 बना दो। इसे कितना बना दो? 2। ये 1 है ना, इसे भी आप कितना बना दो? 2। इन्हें आपस में गुणा कर दो। साथ साथ में अब देखिए, ये क्या है? 2 है ना, तो चुपचाप 2 से गुणा कर दो। चुपचाप कितने से गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, विषम की पावर 1 था, 2 बनाया, विषम की पावर 1 था, 2 बनाया, और सम की पावर 2 था, सम की घात से गुणा कर दिया, तो समभाजकों की संख्या निकल आई और वो कितनी हो गई? 8। तो समभाजक निकालने का तरीका होता है, समभाजक निकालने का जो तरीका होता है वो बेस्ट तरीका ये है, समभाजक की संख्या। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे और हमसे पूछा गया है तो मैं यही बताऊंगा, समभाजक की संख्या। ठीक है, समभाजक की संख्या क्या होती है यह जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे जानेंगे? आप लिखेंगे सम संख्या की घात, सम संख्या की घात इंटू विषम संख्या की घात +1। ध्यान देना, विषम संख्या की घात +1 में सम संख्या की घात से गुणा कर दिया जाएगा
तो हमें समभाजक निकल जाएगा। अगर हम विषम संख्या की घात में अगर हमें निकालना है सम संख्या की घात, तो विषम, देखिए समभाजक की संख्या अगर आपको निकालनी है तो विषम संख्या की घात में 1 जोड़ के सम संख्या की घात से गुणा कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, समभाजक की संख्या निकल आएगी। जैसे आपके पास इसका निकला 60 का निकला, अगर आप चाहते तो आप टेक्निकली देखते तो 24 का भी निकाला जा सकता था। इस बात का ध्यान रखिएगा। समभाजकों की संख्या को रिलेट करके चीजों को आपने आसानी से निकाला, आसानी से चीजें आपके पास बन गई और इस बात को आपने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं आप ही के साथ और कुछ बातें करते हैं, और वो क्या होता है ध्यान से समझिएगा, है ना। आइए भाई, एक प्रश्न बनता है और वो होता है, जैसे इसी प्रश्न में चर्चा करूं, सॉरी इसी प्रश्न में चर्चा करूं, आपसे पूछो कि 60 के भाई समभाजक तो हो गए, अगर 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात कर ली जाए, अगर मैं कह दूं 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक प्रश्न हमने सीखा भाजकों की संख्या, एक प्रश्न सीखा हमने विषम भाजकों की संख्या, एक प्रश्न सीखा हमने समभाजकों की संख्या। 3 प्रश्न की चर्चा हो गई। चौथे प्रश्न की चर्चा, और एक बार सब सीख लेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न को एक साथ लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे। पहले हम जान ले बेसिक कॉन्सेप्ट सबका। 60 के 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसकी, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपने 60 का प्राइम फैक्टर किया, जैसे 60 का प्राइम फैक्टर है 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि कितनी बार पीछे अभी कर लिए थे। तो अगर 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभाज्य गुणनखंड बड़ी आसानी से निकाला जाता है, और वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड आपको जानने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में आप क्या जानोगे, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो देखिए, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए कुछ नहीं करना, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इन्हें ही आपस में क्या कर देना है, इन्हें ही आपस में ऐड कर देना है। मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है भैया, ऐड कर देना है, गिन लेना है। तो देखिए अगर आपने देखा तो 2 1 3 1 4, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4। इन्हें आपस में क्या कर देना है, जोड़ लेना है, घातों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ लेना है। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 1 3 1 4। आपके पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे, उन्हें केवल जो पावर्स आएंगे उन्हें आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। यही एक प्रश्न और बनता है जिस प्रश्न की मैं चर्चा करूं, और वो प्रश्न होता है विभिन्न विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, है ना। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ये तो कुल अभाज्य गुणनखंड था, तो अलग अलग अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 2 एक अलग अभाज्य संख्या है, 3 एक अलग अभाज्य संख्या है, 5 एक अलग अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए जो पॉइंट बना, तो आपके लिए क्या बन गया, आसानी से आपने इसे देखा तो आपके लिए बन गया कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेगा। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अलग अलग संख्याओं को जानना, अलग अलग संख्याओं के बारे में रूबरू होना, इनको बारे में जानना कौन कौन सी अलग अलग संख्याएं हैं। तो 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ये रहा आपके लगभग 5 प्रश्नों का कलेक्शन। इन्हीं 5 प्रश्नों के तरीकों की हम चर्चा करेंगे और इन्हीं तरीके के एक एक बात को सीखेंगे आपसे। जैसे एक और प्रश्न मैं आप सबके सामने चर्चा कर रहा हूं, और वो है मेरे भाई 360। प्रश्न एक आ गया आपके पास 360, और पहला प्रश्न आपके पास आया कुल भाजक। 360 में एक प्रश्न बना आपका क्या, कुल भाजक, ठीक है। 360 में प्रश्न बना कुल भाजक। मेरे भाई
प्रश्न बना विषम भाजक, प्रश्न क्या बना, विषम भाजक, ठीक है ना। प्रश्न बना मेरे भाई समभाजक, प्रश्न क्या बन गया, समभाजक। आपने इसे हैंडल किया, आपके पास कुल भाजक हुआ, विषम भाजक हुआ, समभाजक हुआ, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई। आपके पास प्रश्न आया कुल अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। और एक प्रश्न आ गया विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ये प्रश्न आ गया। क्या आ गया, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ये प्रश्न आ गया। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने 360 की बात की, अब आप सबको एक यहां पे डेटा सेट करना है और करना क्या है कि 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। देखिए 2 से कटाया 180, 2 से कटाया 90, 2 से कटाया 45, है ना, 3 से कटाया 15, 3 से कटाया 5 और 5 से कटाया 1। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब इस 360 का देखो, आपको देखना है, आसानी से देखना है। देखो 2 की पावर 3, देखो 2 कितनी बार है, आप सब लोग इस बात को देखेंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है भाइयों, 2 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 बार। बहुत नॉर्मल सा है, कोई भी यहां पे सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी नॉर्मली इस क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक आप सबके लिए होता है और एक क्वेश्चंस पक्का होता है, क्योंकि 5 प्रश्न है और आपका एक क्वेश्चन यहां से पक्का होता है टेट, सुपर टेट और सी टेट में। तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा ये डेटा आप सबके पास है। अब मैंने 360 को लिखा भी, क्या लिख दिया, 2 की पावर कितना, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। पहला प्रश्न क्या होगा, कुल भाजक। कुछ नहीं करना है, इसमें 1 बढ़ाना है, इसमें 1 बढ़ाना है और इसमें 1 बढ़ाना है। तो ये बन गया आपके लिए कितना, 4, ये बन गया 3, ये बन गया 2 और आपस में गुणा कर दीजिए, और आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 दूनी का 24। यहां पे कुल भाजक की जो संख्या हो गई वो 24 हो गई, यहां पे जो कुल भाजक की संख्या हो गई वो 24 हो गई। इसी तरह विषम भाजक की संख्या को आपको निकालना है। तो देखिए विषम की घात, देखिए इसे 1 बढ़ा दीजिए 3 और इसे 1 बढ़ा दीजिए 2, 3 दूना 6। उसी तरह अगर आपको समभाजक चाहिए तो 24 में से 6 घटा दीजिए, तभी भी 18 हो जाएगा। या इसे 1 बढ़ाया तो 3, इसे 1 बढ़ाया तो 2 और इसमें सम संख्या की घात कौन है, 3 है, गुणा कर दीजिए। 3 का 9 दूनी 18। 3 प्रश्न सॉल्व हो गए। कितने प्रश्न सॉल्व हो गए, 3 प्रश्न सॉल्व हो गए। अब कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड की भी संख्या देख लेते हैं, ये कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 2 5 1 6, 3 + 2 + 1 5 1 6, कितने 5 1 6। अब कह रहा है कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 5 3 तरह के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए, जिसे आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली आप बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आसानी से इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने यहां लिख रहा हूं, जिसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, आप चर्चा कर लेंगे यहां पे हमसे, है ना। मैं आपको इसे होमवर्क के रूप में समझिए, आप जरूर करेंगे, इसकी आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा आपके साथ या डिस्कशन कर लूंगा। निम्नलिखित के भाजक, ठीक है, समभाजक, समभाजक, विषमभाजक, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और विभिन्न गुणनखंड, विभिन्न गुणनखंड, विभिन्न गुणनखंड, ये आपको निकालने हैं।
आपके पास जो प्रश्न है वह है मेरे भाई 500, 210, 240, 1024। कितना है? 500, 210, 240 और 1024। ये 4 प्रश्न मैंने आपको दिया है। इन चारों प्रश्नों के आपको क्या निकालने हैं? टोटल डिवाइजर्स माने कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और क्या निकालना है? विभिन्न भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये 5 प्रश्न हमने आपको दिया है। इन पांचों प्रश्नों को आप ट्राई करिएगा। जो प्रश्न नहीं आएगा हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे क्लासेस में। हम एक एक बातों की चर्चा आपके साथ करेंगे। नॉर्मली प्रश्न है, इन सब की चर्चाएं आपके साथ होंगी। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा और आप सभी को उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, उन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि आज हमने पांचों वैरायटी के क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, पांचों वैरायटी की थियरीज पढ़ ली कि किस तरह के 5 वैरायटीज होते हैं और इन पे किस तरह के क्वेश्चंस और बनेंगे, क्या क्या बातें होंगी, इसको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। और अगली क्लास में हम लोग योगफल की भी चर्चा करेंगे, योगफल के भी बारे में जानेंगे कि कैसे इनके योगफल को निकाला जाए, क्योंकि हमसे भाजकों के योगफल के बारे में भी चर्चा की जाती है, उस बारे में भी हम चीजों को हैंडल करेंगे। तो आज की क्लासेस में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। जरूर आप इन क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए और देखिए, जब भी जहां दिक्कत हो रही हो वहां पे वीडियो को आप रोक लीजिए, उसकी एक नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ आपको एक एक चीजें मिलेंगी आसानी से। और यहां से 1 से 2 प्रश्न पक्के हैं। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आसानी से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी टीम आपके लिए पूरी तरह से मेहनत के साथ एक एक पॉइंट को, एक एक कंटेंट को तैयार करके आपके बीच लेके आती रहेगी, जिससे आपका शिक्षक भर्ती में 1 सीट का दावा पक्का हो सके। जय हिंद।